Hi students, we are going to start with simple harmonic motion. J subjective questions of DC Pandey level 1. We'll be doing even numbers today. Page number 353, question number 2. Subjective questions of simple harmonic motion. Question number 2. A block of mass 0.2 kg is attached to a massless spring of force constant K, that is 18 Newton per meter. Find the time period of oscillation. हमको इसका time period निकालना है. अच्छा, the question is given that यहाँ पर there is a block which is resting, okay, and a spring is there over here, and which is attached to a mass M. ये मास दिया हुआ, ठीक है ना बेटा. ये कह रहा है कि 30 डिग्री है, बराबर. कह रहा है इसको खींच के हमने छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेगा अबाउट द मीन पोजीशन. कह रहा है टाइम पीरियड कितना. अच्छा, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर क्या इसका मीन पोजीशन ये है? नहीं, ये तो इसका नेचुरल लेंथ है. जब हम मास लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा. कैन आई से देयर विल बी वन पॉइंट एट विच यहां पर जो फोर्स है आप सबको पता है, इट इज mg sin थीटा, है कि नहीं? सपोज ये खिंचाव हमने पकड़ा x नॉट, तो यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स आएगा दैट विल बी k x नॉट. अच्छा, एक ये समय ऐसा है at this point A, I can call this as A point. Can I say at A, mg sin theta will balance kx naught. So x naught will be mg sin theta by k. That means this position at which the net force is zero. देखो, up is down, left is right, right? This position at A is called as which position? बेटा ये जो है वो उसका मीन पोजीशन है ना बेटा. ये जो A वाला पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, दैट इज द मीन पोजीशन. बोलिए, क्या इसे अब इसको अगर मैंने यहां से खींच के छोड़ दिया तो इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन. इस पॉइंट पे तो नेट फोर्स जीरो है. सपोज मैंने इसको और x खींचा, आई पुल हाउ मच बेटा? x मोर. यहां से यहां तक मैंने सपोज इसको x और पुल किया. ये थोड़ा ब्लॉक छोटा बन गया बट ठीक है. दैट मीन दिस पुलिंग इज x. ये तो मीन पोजीशन है, यहां पर आके उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना है. बट सपोज इतना और मैंने छोटा डिस्प्लेसमेंट खींच लिया x. So can I say the extra force which is coming, or I can say the extra restoring force, right, will be kx only, na? You cannot say that it is x plus x naught. I am talking about the extra force. यहाँ पर तो force balance हो चुका है, net force zero हो चुका है. So extra यहाँ से यहाँ तक is kx. Always remember SHM is performed due to extra force. SHM will not be performed due to net force. Concept याद रखना, SHM जो आएगा is due to extra restoring force. तो ये चीज ध्यान रखना, आगे बहुत जगहों पर काम लगेगा. एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे kx आया क्योंकि खींचा आपने x है. सो f को लिख सकते हैं मेरा बच्चा ma will become minus kx. So a will become minus kx by m. ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? k by m. So omega is going to become root k by m. I hope you all are understanding. So टाइम पीरियड कितना रहेगा? वही रहेगा जो हमने स्प्रिंग पेंडुलम के लिए पढ़ा था. तो इसलिए मैंने आपको सिनॉप्सिस में कहा था कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. तो चाहे ब्लॉक हम ऐसे रखें,
ये सपोज इसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन क्या होता है? वेयर mg विल बिकम इक्वल टू kx0। x0 इसका खिंचाव है फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है, ये मीन पोजीशन है। बोलो अब इसके बियॉन्ड सपोज अगर मैं x खींच लू, सो यहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स जो आएगा ना इस समय वो रहेगा -kx। सो द टाइम पीरियड इज आल्सो गोना बिकम 2 पाई अंडर रूट m बाई k। सेम आप देख सकते हैं इसमें मीन पोजीशन क्या है? x0 है, x0 विल बिकम इक्वल टू k, x0 विल बिकम इक्वल टू mg। सो x0 विल बिकम mg बाई k। हाँ, इधर का x0 इज mg sin थीटा बाई k। तो मीन पोजीशन का फर्क है, इसमें मीन पोजीशन इज x0 where it is mg sin theta by k, इधर it is mg by k। तो मीन पोजीशन का फर्क है, बट टाइम पीरियड ऑफ SHM in this consideration, in this system or in this system is going to remain the same। फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि concept is that SHM will be exerted due to extra restoring force, okay, which is beyond the mean position। I hope you all are understanding this question। Question number 2 is done। Now we'll do the next even number, that is question number 4। अब सबको ध्यान देना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ध्यान देना, बहुत अच्छी वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, a clock with an iron pendulum keeps correct time at 20 degree Celsius। so initial theta कितना है? 20 degree Celsius। how much time will gain or lose? so हमको फाइंड करना है लॉस और गेन ऑफ टाइम। हाँ भाई, ये फाइंड करना। if the temperature changes to, so theta final is 40 degree, so can I say यहाँ पे डेल्टा थीटा हमको पता चल जाएगा 20 डिग्री। thermal coefficient of linear expansion alpha is given as 0.000012 per degree Celsius। बोलिए, ये दिया हो। अच्छा, यहां पर अब सब लोग ध्यान देंगे बेटा। किस टाइम पीरियड की बात है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला याद है? 2 पाई अंडर रूट l बाई g। बोलो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, अगर थीटा चेंज करेगा तो लेंथ चेंज होगा। आप देख सकते हो, सपोज ये सिंपल पेंडुलम था, ये बॉब है उसका, ये लेंथ इनिशियल है विच इज एट थीटा इनिशियल। अब क्या हुआ? थीटा फाइनल में हमने डिग्री बढ़ा दिया, 40 डिग्री कर दिया। पहले 20 डिग्री था, दिस वाज 20 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री पे सपोज लेंथ बढ़ जाता है। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा कंसिडरेबल समझ में आएगा। दिस इज थीटा फाइनल, विल बी एल फाइनल। सो थीटा चेंज करने के कारण एल चेंज हुआ। सर, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ही है, लेंथ बढ़ता है। अगर आप थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर याद करें 11th स्टैंडर्ड में, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज चेंज इन लेंथ। याद है? पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो सर? तो क्या मैं इधर अल्फा का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिख सकता हूँ एल फाइनल माइनस एल इनिशियल upon n initial into delta theta, or I can also write this as delta L by original L into delta theta। क्या है भाई? This is there in thermal expansion heat 11th standard chapter। आपको थियरी में हम पढ़ा चुके हैं, प्लीज ध्यान रखिए ये चीज का। ओके, जिसको नहीं आता वो लोग याद करो। सो क्या, अभी इधर आते हैं हम लोग। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ l बाय g। कैन आई से टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट l। रूट l को लिख सकते हैं हाफ, क्योंकि g तो चेंज होने वाला नहीं है ना टेम्परेचर के हिसाब से। गर्मी या सर्दी बढ़ती है तो ग्रेविटी थोड़ी चेंज होता है भाई। अब आप एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस याद करें 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। कैन आई राइट दिस एज डेल्टा t बाय t इज हाफ टाइम्स डेल्टा l बाय l multiply by the power, multiply by the power, and this trick is only applicable when the change is 5%। बोलो, तो change in length is 5%। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा t by t is half times
डेल्टा एल बाई एल। अच्छा डेल्टा एल बाई एल यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, डेल्टा एल बाई एल देख सकते हो इज अल्फा डेल्टा थीटा। तो कैन आई राइट डेल्टा एल बाई एल की जगह अल्फा डेल्टा थीटा? बोलो यस और नो। तो व्हाट विल बी डेल्टा टी? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी। चलो भाई इधर शुरू होते हैं। डेल्टा टी हाफ अल्फा, अल्फा इज 0.000012, डेल्टा थीटा 20 है। अच्छा टाइम, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ते हो तो टाइम आपको कह रहा है इन अ डे, मतलब ये टाइम में चाहिए इन अ डे। डे डे एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? यू विल टेल मी सर 86,400 सेकंड्स। ये ना भाई ये ओरिजिनल टाइम है, ये पूछ रहा है जो टाइम में चेंज हो रहा है। सो डेल्टा टी विल बी दिस मच सेकंड। ये अगर हमने कैलकुलेट किया सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 10.37 सेकंड्स इज द चेंज इन टाइम पर डे। एक दिन में इतना होगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये आगे भी हीट में आपको सिखाया जाएगा, बट आप लोग अभी फिलहाल याद करिए ये फॉर्मूला थर्मल एक्सपेंशन का आपको याद रखना। ओके तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे रहेंगे जो आपको हीट में सिखाया जाएगा, बिकॉज दिस इज हीट एंड ऑसिलेशंस रिलेटेड। ओके तो आपको थोड़े फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 6। An object is suspended from a spring, exhibits oscillations with time period t। तो ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग था और इसमें ऑसिलेशंस टाइम पीरियड कितना था मेरा बच्चा? t था, k था। ये t का फॉर्मूला क्या रहेगा? सबको पता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ये इनिशियल की बातें हैं, इनिशियल केस। फिर क्या हुआ? नाउ द स्प्रिंग इज कट इनटू हाफ। तो ये स्प्रिंग के दो हिस्से मैंने कर दिया, इसको आधा काट दिया। एंड आई टोल्ड यू व्हेन द स्प्रिंग इज कट इनटू हाफ k इज इनवर्स टू l। सिनॉप्सिस, तो अगर l को हमने हाफ कर दिया तो k हर एक पीस का डबल हो जाएगा, मतलब k डैश विल बी 2k बिकॉज l डैश इज बिकमिंग l by 2। बोलो अब क्या कह रहा है? अब डायग्राम दिया हुआ है, दे आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। मतलब फाइनली जो स्प्रिंग का आधा आधा भाग है ना, अच्छा इसका k कितना है? 2k। इसका k कितना है? 2k। और इधर मास लगा दिया जो मास लगाया था। कह रहा है इसका टाइम पीरियड अभी आप बताओ। समझ में आ रहा है क्या? कह रहा है इसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट m बाई k इक्विवेलेंट। अच्छा सर आपको मैंने सिनॉप्सिस में पढ़ाया था ये k इक्विवेलेंट जो है ये सीरीज में क्या पैरेलल में है? सर ये पैरेलल में है। पैरेलल में 2 कॉमन पॉइंट्स ना, एक दीवार है और एक मास है। देखो दोनों का एक कॉमन पॉइंट इधर है और एक कॉमन पॉइंट इधर है। अच्छा k equivalent in parallel becomes k1 plus k2, so this is k parallel which is k1 plus k2 which will become 4k। तो can I put 4k over here? ये 4k हो गया मेरा बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m by k by 2। ये 2 नीचे आ गया, so it will become what? t by 2। ये 2t है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बात आपको? ओके I am understanding what's happening. So this is how you do it. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 since I wanted to do, but क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। इसके लिए अगर आपको और रेफर करने हैं क्वेश्चन तो रेफर पेज नंबर 338। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पेज नंबर 38 पे दिए हुए हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7 यहां से देखते हैं और आप लोग रेफर करेंगे पेज नंबर 338 पे फॉर सिमिलर टाइप। बहुत अच्छे सम्स है, मैं आपको इसका एक ट्रिक दूंगा और अलग अलग टाइप के सम्स हम लोग इससे करेंगे। कह रहे ये पुली है मास m का और यहां पर हमने एक स्प्रिंग लगा दिया। बोलो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मास m। अच्छा अब इसके दो मेथड्स हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड नंबर 1 देखते हैं। मैंने एक्चुअली 3 मेथड्स बनाया बट पहला वाला मेथड हम लोग देखते हैं। कैन आई से
ये रस्सी में कितना टेंशन है? टी। इधर भी टी, इधर भी टी, इधर भी टी। कैन आई से दिस इज आल्सो टी? तो स्प्रिंग में भी टेंशन कितना टी है? सपोज मैंने इसको x खींचा नीचे, बोलिए मेरा बच्चा। सो दिस विल बिकम द टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी व्हाट? क्या भाई? kx। x नीचे गया ना तो ये x खुलेगा ना, बोलो भैया। ये x खुलेगा तो इसके अंदर, ओके, इसके अंदर जो फोर्स आएगा दैट इज kx। बोलते नहीं है? कैन आई से द स्प्रिंग फोर्स ओवर हियर, जिसके कारण वो SHM करेगा, क्या होगा? एक्स्ट्रा फोर्स कितना रहेगा? kx ही रहेगा ना, जो उसको स्प्रिंग को वापस लाने की कोशिश करेगा। भाई मुझे वापस जाने दो, मुझे नहीं आना है। तो यहां पर आपने खींच के छोड़ दिया, तो ये स्प्रिंग का जो kx है दैट इज द एक्स्ट्रा फोर्स ना, व्हिच इज गोइंग टू मेक हिम ऑसिलेट। कैन आई से f इज kx? यस और नो? अच्छा, f को लिख सकते हैं ma is kx, where m is the oscillating mass into a, so a will become what? k by m into x. so omega square क्या हो गया? k by m. so omega is root k by m, so time period will become 2 pi under root m by k. तो सर ये तो वही है जो है, ये पहला वाला मेथड है। सेकेंड मेथड, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एनर्जी जनरेटेड? एनर्जी जनरेटेड इन द स्प्रिंग इज हाफ kx स्क्वायर। अरे खुला x ना भाई, इधर x तो ये खुला भी x, तो एनर्जी विल बिकम हाफ kx स्क्वायर। तो दैट मींस k is k ना, दैट मींस k is k। मैं आपको और समझाऊंगा k is k का क्या मतलब है सर। वेट, तो कैन आई से if k is k, टाइम पीरियड इज 2 pi under root m by k। सर ये सब आप क्या कर रहे हो? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, थोड़ा स्टार मार्क करता है। इसके बारे में हम लोग और एक सम करेंगे, मैं और एक आपको टाइप दूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। थर्ड मेथड इज इसका और शॉर्टकट, कैन आई से k इक्विवेलेंट, मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, k इक्विवेलेंट इज k इनटू टेंशन इन मास अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग द होल स्क्वायर। सो k इक्विवेलेंट क्या हो गया? k इनटू टेंशन इन मास कितना है? t है। टेंशन इन स्प्रिंग भी कितना है मेरा? t है। देखो ऐसे नहीं कि ये t है 2t है, नहीं, ये t है, सेम स्ट्रिंग है ना, ये सेम है। यहां पर भी जो टेंशन आएगा वो kx के बराबर ही आएगा, तो ये t द होल स्क्वायर, ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो k इक्विवेलेंट क्या हो गया मेरा बच्चा? k हो गया। सो टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 pi under root m by k। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। अभी इस बेटा दीस टू क्वेश्चंस आर गिवन ऑन पेज नंबर 338। हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं मास m है, स्ट्रिंग से लगा हुआ है, यहाँ पर स्प्रिंग है। अच्छा, हमको एक बात पता है कि अगर इसको x खींच लिया तो यहाँ पर एक टेंशन आएगा t, ऐसे ही तो टेंशन आएगा t, यहाँ पर भी t रहेगा, बोलो, ये भी t, ये भी t, तो यहाँ पर टेंशन कितना रहेगा? ऊपर 2t। देखो ना, ये t और ये t अगर आप देखने जाएंगे तो ये t और ये t आपको लॉज ऑफ मोशन में पड़ा है, तो यहाँ पर कितना टेंशन आएगा? 2t। मालूम है ना सबको? यहाँ पर टेंशन 2t है, मतलब स्प्रिंग के अंदर अभी फिलहाल टेंशन 2t है। अच्छा सर, आपको एक और एक बात पता है कि अगर इसको x खींचेंगे तो ये स्प्रिंग कितना खुलेगा? आपको मैंने बताया था t is inverse to x। work done by the string is always equal to 0। net work done by the spring is 0 because it is internal work done। ये चीज हमने लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी पावर में पढ़ी है। तो अगर ये इसमें खिंचाव आ रहा है x, इसको मैंने नीचे खींचा x, तो ये कितना खुलेगा बेटा? x/2, बिकॉज यहाँ पे टेंशन डबल है ना इसका, तो x विल बी इनवर्स टू t, दैट इज अगर ये डबल है तो ये x इज x/2। आप और सोच सकते हैं कि अगर बेटा ये पुली x/2 नीचे आ रहा है तो ये x/2 नीचे जा रहा है, ये x/2 नीचे जा रहा है, तो टोटल खुल रहा है x है ना, पुली x/2 नीचे जा रहा है, तो यहां से रस्सी ढीली हो रही है x/2, यहां से रस्सी ढीली हो रही है x/2, तो टोटल रस्सी ढीली हो रही है x। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव डन दिस बिफोर, प्लीज। तो हमको मालूम है कि f इस kx लिखना है, f की जगह मैं लिखूंगा 2t,
इन द स्प्रिंग की बात हो गई 2t। के पता नहीं है, के को के रहने दो, के इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको। एंड x की जगह लिखेंगे x/2, स्प्रिंग की बातें हो रही है, बोलो। अच्छा, इसको ये फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं, t इज इक्वल टू माइनस के बाय 4 इंटू एक्स। फोर्स कितना था स्प्रिंग में 2t, x कितना हुआ x/2, k is k। अब ये फॉर्मेट में बन गया, ये पूरे सिस्टम का फॉर्मेट है। कैन आई राइट दिस एज f is kx, but k equivalent over here is what बच्चा, k/4। so time period of this system will become 2 pi under root m by k, but k की जगह क्या लिखना है मेरा बच्चा, k/4। This is method number 1 where you are expressing the whole function is in the terms of f is minus kx। समझा गया भाई? अच्छा ठीक है। मेथड नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कैन आई राइट एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर। अब ध्यान देना है, एनर्जी का एनर्जी भाई जितना खींचेंगे उतनी तो एनर्जी आएगी, जितना इसको एनर्जी दिया उतना इसको एनर्जी दिया। सो एनर्जी विल बिकम हाफ k x। x कितना है, x इज x/2, तो x/2 का स्क्वायर अगर मैं करूं, स्प्रिंग की बात होगी x/2, x square by 4। कैन आई राइट दिस एज हाफ k, k की जगह लिखेंगे k/4 x square। कैन आई राइट दिस एज हाफ kx स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, तो k इक्विवेलेंट क्या बना, k/4। सो टाइम पीरियड कितना हो गया मेरा बच्चा, 2 pi अंडर रूट m by k/4। आप देख सकते हैं आंसर मैच कर रहा है, सही है क्या? मेथड नंबर 3, कैन आई से k इक्विवेलेंट का जो फॉर्मेट हमने दिया था उसमें काम k इनटू टेंशन इन मास अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग द होल स्क्वायर। सो k इक्विवेलेंट इज k, टेंशन इन मास इज t, टेंशन इन स्प्रिंग इज 2t द होल स्क्वायर। अरे मजा आ गया, विल बिकम k/4। सो टाइम पीरियड कितना रहेगा, 2 pi अंडर रूट m by k/4। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर एक की जगह 2 पुली हुए, 4 पुली हुए, तो उसका आगे हम लोग और देखेंगे सम्स, उसके भी शॉर्टकट्स मैंने बनाए हैं। अब इधर ध्यान देते हैं, सेकंड सम की तरफ आते हैं। सपोज ये मास है इसके, रस्सी में टेंशन t है, तो इधर रस्सी, इधर स्प्रिंग में टेंशन कितना रहेगा, t/2। आप देख सकते हैं अगर ये t है तो यहां पर t/2 और यहां पर भी t/2, ये t/2 है। तो अगर इधर खिंचाव मैंने दिया x, तो अगर टेंशन यहाँ पे हाफ है तो x कितना रहेगा, 2x। and now I need to express this in terms of f is minus kx, f in the spring is t/2, k x in the spring is 2x। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t will become equal to minus 4kx। so can I say f is minus k, k की जगह क्या लिखना है, k इक्विवेलेंट बन गया 4k। so टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 pi under root m by 4k। बोलिए अब सेकेंड फॉर्मेट इसका, एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर। तो एनर्जी तो वही है जो हमने दिया, वही इधर आएगी। सो कैन आई से हाफ k, बोलो यार, हाफ k x, x is 2x, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो कैन आई राइट दिस एज हाफ 4k इनटू x स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, तो k इक्विवेलेंट ये बन गया। सो टाइम पीरियड बना 2 pi अंडर रूट m by 4k। अब इधर देखो, कैन आई से k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k, टेंशन इन मास, व्हाट इज टेंशन इन मास, t, What is tension in spring, t/2 the whole square। तो ये फिर से आ जाएगा 4k, और आपको मालूम है क्या करना है, t is to under root 2 pi under root m by 4k। So I hope you all have understood these questions and we have done 3 different methods। और आपको अगर जनरल मेथड इसका देखना है तो आप पेज नंबर 338 पे चौथा मेथड ट्राई कर सकते हो, उन्होंने अलग मेथड से किया है, ठीक है ना? फाइन। सो successfully done this question, we are going to do the next question बेटा। अब आगे हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ थे हम लोग। 7वां क्वेश्चन हो चुका ना। I'll do the 8th question। A simple pendulum with a solid metal bob has time period t। What will be the time period of the same pendulum if it is made to oscillate in a non-viscous liquid of density of the liquid is 1/10 of डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अरे बोलो, अब सब लोग इधर ध्यान दो। कैन आई से, जब पेंडुलम हवा में ऑसिलेट कर रहा था ऐसे, टाइम पीरियड वाज 2 pi अंडर रूट l/g। बोलो यार, ऐसे था। अब सपोज इसी बॉब को
हमने पानी में डाल दिया या लिक्विड में डाल दिया, यही समझ में आ रहा है क्या? हमने लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड से भर दिया। समझ में आ रहा है क्या भाई? अब ये पोजीशन में आप अगर देखेंगे बेटा, ये पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो इस बॉब के ऊपर there will be two forces. Okay, one will be the weight and second will be the buoyant force, that is upthrust, buoyant force. बराबर है क्या? Can I say net force तो नीचे ही बनेगा और उसी के कारण वो ऑसिलेट करेगा, सही है ना? अपथ्रस्ट अगर ज्यादा हो जाए तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स नीचे ही बनना है, तो उसी के कारण वो ऑसिलेट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? पहले जब ये इधर था तो नेट फोर्स कितना था? इफ यू रिमेंबर इट वाज mg sin थीटा व्हिच वाज ब्रिंगिंग हिम बैक, रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स जो बनेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा। कैन आई से नेट फोर्स विल बिकम mg माइनस अपथ्रस्ट और बुओयंट फोर्स, जो भी आपको लिखना है, फ्लूइड्स में पढ़ाया जाएगा आपको ये चीज। फिजिक्स आप देख सकते हो सबको जोड़कर बना है, एक ऐसे इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है। कैन आई से नेट फोर्स mg, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला रहेगा v इमर्स्ड रो लिक्विड इनटू g। बुओयंट फोर्स और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा बच्चा? ओके, v इमर्स्ड रो लिक्विड इनटू g। यस और नो? इसको बुओयंट फोर्स का नाम ही दे देते हैं हम लोग, एफ पी। क्लियर है ना? बट आपको पता है ये पूरा डूबा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट? V immersed is V only, V immersed is V only, so F net। अच्छा, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। V immersed is V, पूरा डूबा हुआ है, रो लिक्विड इनटू जी। बोलो भैया, कैन आई राइट दिस एज F net is mg effective या ma, जो भी आपको लिखना है, is V g रो लिक्विड, रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। ये मैं कुछ प्रूव करना चाह रहा हूँ, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। अब आगे देखते हैं। कैन आई से मास, ये जो मास है इसको लिख सकते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू जी इफेक्टिव विल बिकम Vg रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। क्या हो रहा है यार, समझ में आ रही है बात? अब कैन आई से दिस V एंड दिस V विल कैंसिल, सो G इफेक्टिव क्या हो गया? G रो सॉलिड 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड, ये G इफेक्टिव आपको याद रखना। सो टाइम पीरियड विल बिकम 2 pi root of L by G effective, that is time period is 2 pi root of L by G, 1 minus rho liquid upon rho solid, but rho liquid is 1/10 of rho solid, तो ये 1/10 हो जाएगा। अरे यार देखो ना यार, अभी इतना क्या कर रहे हो ऐसे? will become 2 pi under root L by G 9/10, so will become 2 pi root of 10L by 9G। अब इसका वैल्यू आपको ढूंढ लो तो आपको आंसर दिखाई देगा। आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग एवरीवन? स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 10। The initial position and the velocity of the body moving in SHM with time period is 0.25 seconds and x is 5 centimeter and the velocity at that instant is 218 centimeter per second. What is the amplitude and the phase constant? Okay, phase constant 5 पकड़ता है। अच्छा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते थे। इनिशियल पोजीशन दैट इज x नॉट, क्या भाई? टाइम 0, जहां पर वो शुरू हुआ ना उस समय वो कहां पर था? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन।
and the velocity at time 0 was this 218 सेंटीमीटर पर सेकंड। सबको समझ में आ रहा है? तो मतलब टाइम 0 की बातें दी गई है और एम्पलीट्यूड पूछा। अच्छा ठीक है सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? x का फॉर्मूला मालूम है, a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। इसमें टाइम 0 डालो, सो x नॉट बन जाएगा a sin डेल्टा, इक्वेशन 1। x नॉट मालूम है? अरे मालूम है ना यार, a पता नहीं है, डेल्टा भी पता नहीं है। डेल्टा आपको ढूंढना है, ये डेल्टा है फेस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा सेकंड इक्वेशन क्या है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो इसमें टाइम 0 डालेंगे तो v विल बिकम ओमेगा a cos डेल्टा, इक्वेशन 2। मजा आ गया सर। तो क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर विल बिकम a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन गया। अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग, हैं? अच्छा ये x नॉट पता है? हाँ पता है, तो v5 स्क्वायर प्लस 218 का स्क्वायर या 2.18 जो भी है, a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा सर, ओमेगा को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी, बट t is 0.25, that is 1/4, so this will become what 8 पाई। ओमेगा की जगह में 8 पाई का स्क्वायर, यहां से आप a स्क्वायर निकाल के a निकाल सकते हो। अच्छा एक बार मेरा बच्चा a निकल गया तो आप इधर ये इक्वेशन में डाल दो तो आपको डेल्टा भी मिल जाएगा। व्हाट विल बी डेल्टा? साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाई, यहां से आपको डेल्टा भी दिखाई देगा। आई योर अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे? Potential energy of a particle given by, potential energy is given as 10 plus x minus 2 the whole square, where u is in joule, x is in meter. Total mechanical energy is 26 joule. Mass of the particle oscillating is 2 kg. पूछा what is the angular frequency, मतलब ओमेगा निकालना है। What is the potential energy at mean position and extreme position? Kinetic energy at mean position, extreme position बोलो। C वाला क्या पूछा, amplitude of oscillation, and D वाला x coordinate in which the particle oscillates। तो हमको फाइंड करना है x coordinate जहां पर पार्टिकल ऑसिलेट करता है। ये मैं और समझाऊंगा आपको, क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 10 प्लस x माइनस 2 द होल स्क्वायर। 10 जो है वो उसको फ्री में दिया गया है, दिस इज मिनिमम एनर्जी, जिसको बोलेंगे यू नॉट। अगर आपने सिनॉप्सिस पढ़ा है तो हमने इसको डिनोट किया यू नॉट, मतलब मीन पोजीशन पे जो फ्री वाली एनर्जी है वो 10 है। अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग, मीन पोजीशन पे दिस इज द फ्री एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज जो फ्री में मिल रही है। कितनी है? 10 है। दिस इज द एनर्जी यू नॉट, मतलब एट द मीन पोजीशन, यू एट द मीन पोजीशन इज 10 joules। इतना तो मिल गया सर। अच्छा वर्क पावर एनर्जी से आपने फॉर्मूला पढ़ा है, F is minus du by dx। सर हमने पढ़ा ही है सर। माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, -2 x minus 2, F will become -2 x minus 2। x minus 2 को x पकड़ते हैं, इसको बड़ा x पकड़ता है, तो बड़ा x what is बड़ा x, x minus 2। बोलो क्या f is kx है? बोलते नहीं, f is kx, तो k कितना हो गया, 2 हो गया, बट k is m ओमेगा स्क्वायर, तो k will become 2m, कितना है, 2 है ओमेगा स्क्वायर, ये 1 बन गया, ओमेगा 1 बना, सो टाइम पीरियड क्या बना, ओमेगा 1 बन गया, 1 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा आपको मिल गया। तो सबसे पहला आंसर जो आपको चाहिए था ओमेगा, दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड, आई हैव गॉट। बी वाला पॉइंट, I hope you are understanding what's happening, ठीक है।
क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज मिनिमम एनर्जी, दैट इज 10। भाई जीरो नहीं है, ये फ्री में मिला है, ये 10 जूल है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन? 10 तो फ्री में है, एंड आई नो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज मैक्सिमम, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। अच्छा, उसको करने से पहले हमको ए ढूंढना पड़ेगा। भाई समझ में आ रहा है क्या बात आपको? आपको क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा? ए ढूंढना पड़ेगा ये। अच्छा, एम्पलीट्यूड कैसे ढूंढेंगे हम लोग? ओके, तो क्या दिया गया है? ठीक है, अब ये काम करते हैं हम लोग। कैन आई से, इसको करने से पहले, इस चीज को करने से पहले हम लोग एम्पलीट्यूड ढूंढ लेते हैं, बिकॉज इसमें बीच में अड़चन आएगी फिर ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सी पॉइंट की तरफ आते हैं। क्या ढूंढना है बेटा? एम्पलीट्यूड ढूंढना है। अच्छा, मुझे पता है कि ये देखिए, एनर्जी इज 10 प्लस x माइनस 2 द होल स्क्वायर। अगर इसको टोटल एनर्जी डाल दिया था, टोटल एनर्जी 26 है ना बेटा, या तो एक काम करते हैं, बेटर आइडिया। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? टोटल एनर्जी विल बिकम u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर। इट इज नॉट हाफ के स्क्वायर, इट इज u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर, दैट इज द टोटल एनर्जी। फिर से अगर ऑसिलेशन एनर्जी की बात करें तो हाफ के स्क्वायर, बट फ्री में मिलने वाला एनर्जी 10 है ना, सो 10 को आप भूलना मत। दैट मींस द टोटल एनर्जी जो 26 है, u नॉट 10 है, तो हाफ के स्क्वायर मिलेगा, ये हो जाएगा 16 विच इज हाफ के स्क्वायर। बट के कितना है? के तो 2 है, तो हाफ इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि ये 2 उड़ गया, तो ए विल बिकम व्हाट? 4 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। बोलिए, सो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा 4 सेंटीमीटर, ये मिल गया। अब आते हैं बी पॉइंट की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज मिनिमम, मीन पोजीशन इज मिनिमम, दैट इज 10 जूल जो फ्री में मिला है। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन विल बी 10 प्लस हाफ के स्क्वायर, फ्री में मिलने वाला प्लस ऑसिलेशन एनर्जी, एंड हाफ के स्क्वायर 16 है, तो ये 26 ही हो गया ना। हाफ के स्क्वायर 16 है, देखो। Can anyone tell me what is kinetic energy at mean position? Maximum. But kinetic energy में potential energy का भाग नहीं जुड़ेगा, because ये 10 नहीं जुड़ेगा, because ये potential है, kinetic में convert नहीं होगा, ये वाला convert होगा। So kinetic energy at mean position is half k square, which is 16 only, and kinetic energy at extreme position is 0. तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, मैंने सिनॉप्सिस में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ओमेगा डन, ये डन, ये डन। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। आप सब लोग इधर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। हमने क्या निकाला था? x इज x माइनस 2, x इज x माइनस 2। तो मेरा बच्चा अगर x की जगह 0 डालता है तो x माइनस 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब जहां पर मैंने x कोऑर्डिनेट 0 पकड़ा वो 0 नहीं है, वो x कोऑर्डिनेट 2 है। मतलब मैंने तो पकड़ा मेरे मीन पोजीशन पर x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, बड़ा x 0 होना चाहिए, बट एक्चुअली छोटा x इज 2। और एम्पलीट्यूड कितना है? प्लस माइनस 4, मतलब एम्पलीट्यूड यहां पर उछलेगा 4, तो ये 4 सेंटीमीटर उछल गया, तो इसका x कोऑर्डिनेट बना 6 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर कम हो गया, तो मेरा बच्चा ये कितना हो गया? x इज माइनस 2। बोलो ना यार, अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर, so this coordinate is x is 2, which is the mean position. This is mean position, हाँ भाई, this is right extreme and this is left extreme. तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं which we are going to do right, which we are doing right now. ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Question number 14. A solid cylinder of mass m and cross-sectional area 20 cm square, suspended by a spring constant of 100 Newton, and hence partially immersed in liquid. Find the time period of oscillation for small oscillations. भाई ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम? देखो क्या हुआ, कह रहा है
एक स्प्रिंग के साथ एक सिलेंडर को हमने ऐसे हैंग कर दिया, पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर या लिक्विड, जो भी लिक्विड है। ठीक है, सही है। कैन आई से इस पोजीशन में इट इज बैलेंस्ड, यहां पे इट इज बैलेंस्ड, मतलब रुका हुआ है, मतलब डाउन फोर्स है ना, फोर्स सेम है। कौन से अप फोर्स है? एक तो स्प्रिंग वाला फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स FSP, एक बुओयंट फोर्स है इसके ऊपर जो एक्ट करेगा, हाँ भाई FB, और एक इसका वेट एक्ट करेगा। वेट कहां से एक्ट करता है बेटा? वेट इज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बुओयंट फोर्स कहां एक्ट करेगा? बुओयंट फोर्स जितना पार्ट डूबा है ना उसके सेंटर से ऊपर एक्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पूरे सॉलिड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी mg एक्ट करेगा। बुओयंट फोर्स विल एक्ट जितना पार्ट डूबा है, ओके, उसके सेंटर से ऊपर एक्ट करेगा। एंड FSP तो स्प्रिंग में होता है, सबको मालूम है। तो यहां पर कैन आई से mg is balancing FSP plus FB। ये तो कौन सा पोजीशन है? ये जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब कौन सा पोजीशन होता है मेरा बच्चा? दिस इज मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन पे ऐसे पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया? मैंने इसको थोड़ा अंदर धक्का मारा, X, यस और नो। तो क्या mg चेंज होगा? नहीं चेंज होगा सर, mg तो कांस्टेंट फोर्स है। मैंने आपसे क्या कहा कि SHM जो होता है वो एक्स्ट्रा फोर्स के कारण होता है, ये तो इसके कारण नहीं होगा, ये तो सब बैलेंस्ड है, इसके कारण SHM नहीं होगा। सोचो, SHM उसी के कारण होगा जिसके कारण अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स अनबैलेंस्ड। तो mg चेंज नहीं होने वाला। क्या क्या चेंज होगा सर? FSP चेंज होगा, FSP आ गया kx एक्स्ट्रा। सो कैन आई से एक FSP आया, कहां आया? kx आया, कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। बोलेगा ऊपर जाओ, क्यों आ रहे हो आप? मीन पोजीशन पे जाओ, आप क्यों मूव कर रहे हो? और एक बुओयंट फोर्स भी आएगा which will be V immersed extra। अभी तो डूबा हुआ है, और कितना डूबा? रो लिक्विड इनटू जी। ये भी कहां एक्ट करेगा? ये भी ऊपर एक्ट करेगा। इन दोनों के कारण वो SHM परफॉर्म करेगा। अच्छा मुझे और बताइए, FB, V immersed बेटा डूबा कितना हो? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट डूबने का, दैट इज x। पूरा मत लेना, इतना डूब गया ना एक्स्ट्रा। रो लिक्विड इनटू जी, ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। सो कैन आई से द नेट फोर्स एक्टिंग, जिसके कारण नेट रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग हाँ विल बिकम एक्स्ट्रा FSP, दैट इज kx प्लस ax रो लिक्विड जी, और माइनस आई यहाँ पे डालते हैं बिकॉज x नीचे है, फोर्स ऊपर है, तो F रीस्टोरिंग जो एक्ट करेगा विल बिकम माइनस x बाहर। कैन आई से k प्लस क्या यार, a रो l g into x। so this becomes F is minus kx minus k equivalent into x। तो k equivalent कितना हो गया? k plus a रो लिक्विड जी। k दिया है, हाँ दिया है। a दिया है, हाँ दिया है। रो लिक्विड कौन है? रो लिक्विड कौन है? ये जो चीज है वो पानी है। पानी का रो लिक्विड कितना होता है? पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1000 SI which is 1 CGS। तो ध्यान रखना, CGS में क्या SI में? सर ये SI में, तो we are expressing this answer। CGS में होगा तो ये आंसर आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये K ये हो गया। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? 2 m by m। m किसका? m पूरा m by k। k की जगह k plus a रो l g बोलिए। सो दिस विल बी रिटन एज 2 pi m। m की जगह 10, k की जगह 100, a की जगह 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 20 into 10⁻⁴। यस और नो? रो लिक्विड 1000 into g का वैल्यू 10। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तो ये वैसे ही उड़ गया, देखो ये 4 और ये 4 और ये 4 उड़ गया। तो ये क्या हो गया? 2 pi 10 by कितना? 120। इसका आंसर आप सेकंड्स में निकाल लो। दिस विल बी द रिजल्टेंट आंसर। यू कैन सी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A body of mass 0.1 kg is attached vertically massless spring of force constant
4 into 10 raised to 3 Newton per meter. Body is displaced by 10 centimeter from the mean position. मतलब mean position से जहाँ पर खींचा है, that is the maximum displacement, that is called as amplitude. जितना खींच लिया from the mean position, that is amplitude, that is 10 cm. Okay? And released. उसको छोड़ दिया, फिर खींच के छोड़ दिया. तो जहाँ पर रखा था वो मीन था, जहाँ पर खींचा है वो एक्सट्रीम है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ए ही रहेगा. How much time has elapsed from going from 8 centimeter on one side to 6 centimeter on the same side? अब हम लोग डायग्राम देखते हैं, देखो क्या हो रहा है. कह रहा है इधर पड़ा हुआ था वो x0 पर, कौन सा पोजीशन है, मीन. इसको यहां तक खींच लिया x10 तक. ये क्या बना, उसका एम्पलीट्यूड बन गया ना मेरा बच्चे. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा टू गो फ्रॉम 8 कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर, 8 मतलब 8 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर जाने के लिए कितना, यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, दिस टाइम इतना, यहां से यहां तक टाइम कह रहा है. यहां पर था, यहां पर था, यहां पर आ गया, इधर से इधर जाने के लिए ऑन द सेम साइड. अगर ऑपोजिट साइड बोलेगा तो ये 6 इधर ले लेना. अच्छा मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखो इमेजिन करो आप मीन पर ही हो, इमेजिन करो आप इधर मीन पर ही हो. मैं क्या यहां से यहां तक का टाइम निकाल सकता हूं, 8 तक जाने का. नहीं अरे बोलो ना भैया, इसको पकड़ेंगे हम लोग T1. फिर से मैं पकड़ता हूं कि मैं मीन पर हूं, फिर से मैं जा रहा हूं 6 पर. Can I call this time as T2? Can I say T will be T1 minus T2? बोलते नहीं, ये हमको निकालना है. तो ट्रिक आपको समझ में आएगी कि यहां पर इमेजिन करता हूं मैं था, एक्चुअली यहां पर था, बट ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है यार, टाइम तो वही रहने वाला है. यहां से जाओ, ओके, यहां से भी कर सकते हैं, बट ये कॉस का फंक्शन आ जाएगा. मैंने आपसे कहा था मीन पोजीशन पे रहेगा तो साइन का फंक्शन है, मैंने यहां से पकड़ा है. कैन आई से एक्सिस, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डेल्टा इज टेकन टू बी 0, याद है ना. तो एक्स का इक्वेशन बनेगा a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा 0 आ गया. अच्छा x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो यहां से यहां तक सपोज मुझे 8 पे जाना है, तो 8 लिखूं मैं, a की जगह कितना लिखूं, 10 sin ओमेगा को लिखूंगा बेटा रूट k बाय m. भूल गए, ओमेगा इज रूट k बाय m. k कितना है, 4 into 10 raised to 3 by 0.1, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 into 10 raised to 4, so 2 into 10 raised to 2 आ गया. बराबर है क्या, दैट इज 200. तो 200 t, तो t की जगह क्या लिखना है सर आपको, T1 लिखना है. क्या हो रहा है यार, तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ 0.8, देखो ना 0.8 बना, सो T1 विल बी साइन इनवर्स ऑफ 0.8 by 200. इक्वेशन कुछ मिलेगा आपको आंसर. वैसे ही आप T2 पकड़ो, फिर से ये इक्वेशन लिखते हैं, x इज a sin ओमेगा t. x की जगह क्या पुट करेंगे, 6, a की जगह 10, sin ओमेगा इज 200 T2. सो T2 यहां से आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 0.6 by 200. व्हाट विल बी T1 minus T2. बोलो. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेटा अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉस का फंक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं लिया. ले सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं, बिकॉज यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है तो डेल्टा 90 होता है. वील गो टू द 18th क्वेश्चन, व्हिच विल सी. क्या कह रहा है क्वेश्चन 18? अ रिंग ऑफ रेडियस r, देखो क्वेश्चन ऐसे कुछ है, हिंज है, यहां पर हमने एक रिंग लगा दिया. दिस इज अ कंपाउंड पेंडुलम, और हम इसको झुला रहे हैं ऐसे ऐसे, या सुनो, ये ऑसिलेटिंग इट. डिटरमाइन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा t. सो टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम इज 2 pi under root is by mgi.
Synopsis. IS moment of inertia about the point of suspension. This is center of gravity. and यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को बोलते हैं L, याद है ना? तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर होता है mr² और इधर होगा 2mr². mgl, L is r ना? कितना आ गया ये? 2 pi under root क्या हो गया? 2r by g. This will be the resultant answer. I hope you all are understanding what's happening. Question number 20 पर आते हैं. A body makes angular simple harmonic motion of amplitude pi by 10 radian. अच्छा amplitude आप a लिखेंगे बट ये linear amplitude नहीं है तो आप इसको लिखो थीटा नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या थीटा मैक्स लिखो पाई बाई 10 रेडियन इतना मैक्सिमम थीटा ऑसिलेट करेगा with a time period of 0.05 seconds. If the body is at displacement कितने थीटा पर है वो पाई बाई 10 इधर x लिखते थे ना हम लोग एट टाइम 0 मतलब टाइम 0 पर वो इधर था द इक्वेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो मैं एक काम करता हूँ x इज a sin ओमेगा t लिखता था याद है प्लस डेल्टा. सही है क्या? गेटिंग इट? अच्छा एक बात मेरी समझ में आ रही है कि कहाँ पर है. कैन आई से एम्पलीट्यूड इज पाई बाई 10 and theta also has time 0 as pi by 10 मतलब it is starting from the extreme position. देखो ना यार ये x0 है ये xa है और यहाँ पर x is minus a. इसकी जगह मैं थीटा कर देता हूँ. दिस इज थीटा 0, दिस इज थीटा मैक्स वन साइड एंड दिस इज माइनस थीटा मैक्स. बराबर है क्या ए साइड पर. अब कह रहा है टाइम 0 पर किधर है? एम्पलीट्यूड इज पाई बाई 10 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड वो टाइम 0 पर भी पाई बाई 10 पर है मतलब इधर है. टाइम 0 इज हियर. सिंस टाइम 0 इज हियर डेल्टा इज 90. सो x का इक्वेशन साइन नहीं बनेगा. x का इक्वेशन क्या बनेगा? cos बनेगा. कैन आई राइट दिस एज x इज a sin ओमेगा t प्लस 90 दैट इज a cos ओमेगा t. बट सर x के टर्म्स में नहीं है ये तो थीटा के टर्म्स में. अब देखो मजा देखो कैसे करना है. इसको लिखना है थीटा मैक्स एम्पलीट्यूड की जगह. cos ओमेगा t वैसे का वैसे ही रहेगा. यहाँ पर x की जगह आ जाएगा थीटा बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग लीनियर इनटू एंगुलर. अब थीटा की जगह थीटा, थीटा मैक्स की जगह क्या लिखना है बेटा? पाई बाई 10 cos ओमेगा t. This is the required equation of simple harmonic motion but angular simple harmonic motion. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा इसका डेरिवेटिव एक बार मारेंगे तो क्या मिलेगा? ओमेगा मिलेगा. बोलो. अरे v आता था ना d थीटा बाई dt क्या बनेगा? ओमेगा. चलो करके देखते हैं. ओमेगा ये क्या बन जाएगा? ओमेगा पाई बाई 10. अच्छा इसको पकड़ते हैं ओमेगा डैश बिकॉज ये मिक्स हो जाएगा. हाँ कॉस का बनेगा माइनस साइन ओमेगा टी. यस और नो? बोलो. इसका डेरिवेटिव लिया ना बेटा. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये एंगुलर वेलोसिटी है. ध्यान रखना नाम बदलना मत. अच्छा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा अल्फा विच विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर पाई बाई 10 कॉस ओमेगा टी. ये पूछा नहीं है हमको तो यही पूछा है पर ठीक है हमने कर दिया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. ओके वी गो टू क्वेश्चन नंबर 22. विल सी क्या दिया हो. देखो भाई a simple pendulum consists of a small sphere mass suspended. तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सम है ये तो हमने रेफर सिनॉप्सिस में कर लिया. तो ये ध्यान रखना भाई क्या दिया हुआ देखो ना. एक सिंपल पेंडुलम है इसको हमने चार्ज कर दिया. फटाफट देख लो चार्ज कर दिया हमने इसको. क्यू चार्ज दे दिया. अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा है तो हमको तो पता है एमजी नीचे एक्ट करेगा और क्यू ही ऊपर एक्ट करेगा. अरे चार्ज के ऊपर ई के डायरेक्शन में ही क्यू एक्ट करता है ना नेट फोर्स.
इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यार ऐसे मत करो। सो कैन आई से एफ नेट जो बनेगा वो mg माइनस क्यू बना, बस नीचे ही होना चाहिए ना नेट फोर्स, तो वरना ऑसिलेट क्यू ऊपर हो गया तो वो तो ऊपर चला जाएगा, उसको ऐसे ऑसिलेट करना है तो mg ज्यादा भारी होना चाहिए। कैन आई से एफ नेट इज m इनटू g इफेक्टिव विल बिकम mg माइनस क्यू। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होता तो ये क्यू नीचे आता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है ना यार। सो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, m से डिवाइड मार दो, इट विल बिकम g माइनस क्यू बाय m। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ l बाय g इफेक्टिव। g इफेक्टिव इज g माइनस क्यू बाय m। बोलो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होता तो नीचे कौन सा, ये कौन सा साइन आ जाता, ये प्लस साइन आ जाता। तो दिस इज डन इन द सिनॉप्सिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वी हैव डन टिल 22। इसके आगे हम लोग इवन नंबर्स और कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।